चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न अथवा में आएगा एक प्रश्न और वो जो 3 अंकों का रहेगा। तो 3 अंकों के प्रश्नों की तैयारी अपन करते हैं अब इस भाग में। पहला सवाल देखिए क्या है। बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजन का मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको वही एक रेखाखंड बनाना है और शब्द से इसके दोनों सिरे लिखने हैं। ठीक है, चीजें लिखते भी जाइए। रेखाखंड का पहला सिरा P और दूसरा सिरा Q, दोनों के निर्देशांक मिले हैं। 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप सोचिए, किसी भी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें उस पर समान दूरी पर 2 बिंदु अंकित करने पड़ेंगे। 2 बिंदु अंकित करते ही ये रेखाखंड 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो समान दूरी पर हमें 2 बिंदु अंकित करने हैं और इन बिंदुओं को नाम देना है R और S। ठीक है, माना कि बिंदु R तथा S रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजन का मतलब समझे आप, 3 बराबर भाग, तो इसके तीनों भाग बराबर रहेंगे। PR बराबर RS बराबर SQ। ठीक है ना। और जब कोई भी लंबाई 2 या 2 से अधिक लंबाई समान होती है तो उनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:1:1। समान लंबाइयां हमेशा 1:1 में बढ़ती है। तो ये अनुपात 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब आपको पहले R के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे बच्चों। क्योंकि R इस रेखाखंड का विभाजन कर रहा है, विभाजित करने वाला बिंदु किस रूप में होता है? X, Y। और जब R को आप ज्ञात कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए S को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लीजिए S अभी है ही नहीं। तो बताइए बिंदु R रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? एक हिस्सा ये है जो 1 के अनुपात में बट रहा है, दूसरा हिस्सा ये है जो 2 के अनुपात में बट रहा है। 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है ना, समझ आई बात आप लोगों को? R रेखाखंड को 1:2 में, ये 1 का भाग और ये 2 का भाग, इस अनुपात में विभाजित करता है। और जब विभाजित करता है तो ये विभाजन वाला प्रश्न हो गया। अंतःविभाजन के सूत्र लगेंगे। R के निर्देशांक X, Y के रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? X, Y। और X और Y के हमारे पास सूत्र हैं। X का सूत्र M1x2 M2x1 M1 प्लस M2 और Y का सूत्र M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। रखिए मान M1, ये रहे M1 और M2 के मान 1, X2 4, M2 2 और X1 -3 बटा M1 प्लस M2। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, -3 दूनी 6 बटा 3, 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 बटा 3। ठीक इसी तरह से M1 1, Y2 5, M2 2 और Y1 का मान 4 बटा 1 प्लस 2। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 2 और 1 3, 8 और 5 हो गए 13 बटा 3। आ गए X और Y के मान। और X और Y हमने किसके निर्देशांक लिए थे? R के। तो R के जो निर्देशांक बने हैं वो आपके बने हैं -2 बटा 3 और 13 बटा 3। ठीक है, ये तो बन गए R के निर्देशांक। अब अगली बारी किसकी? S की। और ये वाला भाग आपको खुद को करना है। अब आप सोचिए, S के निर्देशांक ये भी विभाजित कर रहा है तो X, Y के रूप में रहेंगे। और
एक्स एस पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1। सेम इसी तरह से अब सिर्फ अंतर विभाजन का अनुपात चेंज हो गया है। एस रेखाखंड पी क्यू को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए एस के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई के रूप में रहेंगे और एक्स और वाई के यही सूत्र लगाकर आपको एस के निर्देशांक भी प्राप्त करने हैं। इस बार विभाजन का अनुपात चेंज हो जाएगा, पिछली बार 1:2 था और अब क्या बन जाएगा? 2:1। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा इसका भी आगे, सिर्फ आपको अनुपात चेंज करने। तो इसे आप पूरा करेंगे, ठीक है। बढ़िए दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदु -3 पी बिंदुओं को अंतः विभाजित करता है। फिर से बच्चों विभाजन शब्द आ गया है और विभाजन शब्द आते ही अपना चित्र बना लीजिए ताकि बहुत चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी। क्या और शब्द आ रहा है? ये रहा और, तो और के दोनों और आने वाले अपने रेखाखंड के दोनों सिरे -5, -4 और -2, 3। एक बिंदु कहीं भी अंकित कर लीजिए बीच में। तो ये तो आपके रेखाखंड के सिरे ए और बी हो गए, ये विभाजित करने वाला बिंदु हो गया। और विभाजित कौन कर रहा है? -3, पी। बस विभाजन का अनुपात भी ज्ञात करना है। अब आप बताइए ये किस रूप में होते हैं? x1 y1, ये x2 y2, ये xy और विभाजन m1 m2। क्या मिसिंग है वो पहले ज्ञात होगा। सबसे पहले आपको विभाजन का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा और विभाजन का अनुपात ज्ञात करने के लिए अभी मैंने आप लोगों को तरीका बताया। विभाजित करने वाला जो बिंदु है उसमें x या y का जो मान अवेलेबल है वो सूत्र लगेगा। आप बताइए आपके पास किसका मान अवेलेबल है? x का। तो हमें x का सूत्र लगाना है और x का सूत्र क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x कितना दे रखा है? -3। m1 नहीं है, x2 -2, m2 नहीं है, x1 -5 बटा m1 प्लस m2। -2 को m1 से गुणा करेंगे -2 m1 -5 m2, m1 प्लस m2। वज्र गुणा करवाओ, इसको 3 से गुणा करेंगे तो -3 m1 -3 m2 और -2 m1 को 1 से गुणा करेंगे तो यही राशि वापस मिल जाएगी। m1 और m2 के पद एक तरफ करने हैं। घटाइए, -3 प्लस 2 का मान -1 m1, -5 प्लस 3 का मान -2 m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m1 अनुपात m2, m1 बटा m2 कितना आ जाएगा? 2 तो है ही है, 1 को पक्षांतर करेंगे तो 2/1, मतलब अनुपात क्या बन गया? 2:1। ठीक है, पहला भाग हो गया। अंतः विभाजन का अनुपात तो आपको x के सूत्र से ज्ञात करना है। फिर इसने दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? p का मान भी ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए p किसकी जगह पर है? y की जगह पर, तो हमें किसका सूत्र लगाना है? y का। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और आप देख रहे हैं हमारे पास सारे मान हैं। m1 m2 का मान अभी हमने ज्ञात कर रखा है और y1 और y2 के मान ऑलरेडी प्रश्न में दे रखे थे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र अप्लाई करना है। ठीक है, चलें आगे। सिद्ध कीजिए कि -2 -1 -1 1 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष हैं। आयत किसे कहा जाता है बच्चों? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो आपको चारों सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, और किसी भी चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए आपको उसमें 6 लंबाइयां ज्ञात करनी पड़ेगी बच्चों।
दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए 6 लंबाइयाँ, और वो 6 लंबाइयाँ कौन कौन सी रहेंगी? पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ये कुल 6 लंबाइयाँ आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आयत की विशेषता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अब आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर समांतर चतुर्भुज की भी होती है, ठीक है ना। आयत उसी का एक रूप है, तो समांतर चतुर्भुज से आगे बढ़ने के लिए आपको ज्ञात करने पड़ेंगे इसके दोनों विकर्ण, और अगर इसके विकर्ण बराबर आ गए तब तो ये आयत रहेगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो ये समांतर चतुर्भुज ही रहेगा। तो कुल मिलाकर इसमें हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए 6 लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी हमने दूरी सूत्र का प्रयोग त्रिभुज वाले प्रश्न में करा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। आप पहली भुजा निकालेंगे जिसका नाम रहेगा AB, इसी तरह से दूसरी भुजा, ठीक है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ये 4 भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है और इनके 4 समीकरण देने हैं, और फिर देखना है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं, देखिए आप चित्र में AB की सामने की भुजा CD रहेगी और BC की सामने की भुजा AD रहेगी। ये अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आपको फिर आगे विकर्ण पर जाना है, क्योंकि जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज आयत कब बनेगा? जब उसके विकर्ण भी बराबर हो जाएं। तो फिर आपको दोनों विकर्ण भी ज्ञात करने हैं। विकर्ण का नाम एक AC और दूसरे विकर्ण का नाम BD, ठीक है। इसे देना है समीकरण नंबर 5 और इसे देना है समीकरण नंबर 6। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे आप लोग, हमने पिछले कई प्रश्नों में कर रखा है। तो 5 और 6 की तुलना करनी है और देखना है कि दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो सिद्ध हो जाएगा ये सभी एक आयत के शीर्ष हैं, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो ये तय होगा कि यह सिर्फ एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरह से 6 लंबाइयाँ ज्ञात करके निर्धारित करना है कि यह एक आयत बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करें, अच्छा अभ्यास है इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करने का। चलिए अगला है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। कोई बिंदु शब्द आया आपके पकड़ में? समदूरस्थ। और समदूरस्थ के लिए मैंने क्या कहा है? उल्टा v बना लीजिए, ठीक है। ये दोनों लंबाइयाँ सेम होंगी। फिर और शब्द ढूंढिए, ये रहा, तो और के दोनों सिरे आ गए, 3, 6, -3, 4, और इन दोनों से समदूरस्थ एक अन्य बिंदु दे रखा है जो हो जाएगा यहाँ पर x, y, ठीक है। अपने सारे सिरे निर्धारित हो गए। नाम अपनी ओर से कोई भी दे दो आप इनको। इसको मैंने दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम मैंने दे दिया A। तो पहले तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं, और प्रश्न ने कहा ये दोनों समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब दोनों लंबाइयाँ बराबर, AP बराबर AQ, और जब ये बराबर है तो दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे, वर्ग भी बराबर आएंगे। AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर। दूरी सूत्र के वर्ग का सूत्र आपको इसमें काम में लेना है, और वो सूत्र है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इधर भी वही, ओके। फॉर्मेट बना लो ताकि मान रखने रहेंगे। यहाँ पहले कौन आ रहा है? A के निर्देशांक x1 y1 के स्थान पर x और y, और P के निर्देशांक x2 y2 3, 6। उधर भी चलते हैं, A के निर्देशांक x1 y1 के स्थान पर और Q के निर्देशांक x2 y2 के स्थान पर। ओके बच्चों, मान रख लिए गए। अब यहाँ a - b होल स्क्वायर की सर्वसमीका का भरपूर प्रयोग है। किसी भी पद में माइनस नहीं हो रहा है। देखिए 3 में से x को नहीं घटा सकते तो सर्वसमीका लगेगी a - b होल स्क्वायर, जिसका वर्ग होता है a स्क्वायर -2 × a × b प्लस b स्क्वायर।
क्या आगे भी 6 में से y घटता है? नहीं। तो यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर के सरसमी का अप्लाई करो। a स्क्वायर 2 इंटू ए 6 b y प्लस बी का स्क्वायर y स्क्वायर बीच में बराबर। क्या यहाँ -3 में से x को हटा सकते हैं? नहीं। तो ये a का मान रहेगा और ये b का मान रहेगा। बीच में माइनस तो सूत्र का आ ही रहा है। a का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सेम 4 माइनस वाई में भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की सरसमी का लगाएंगे तो a का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, चारों पदों में a माइनस बी होल स्क्वायर की सरसमी का लगा के अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 तिया 6x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12y, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इधर कीजिए, -3 का स्क्वायर 9, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2 तिया 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 चौक 8y और y का स्क्वायर y स्क्वायर। हो गया विस्तार सभी का। अब कुछ पदों के पक्षांतरण के बारे में सोचिए यहीं और देखिए वो पद कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं। बहुत तसल्ली से देखना, ये एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में समान चिन्ह का है, समान गुणांक का है। जैसे हम पक्षांतर करके एक तरफ लेंगे तो विपरीत चिन्ह का होगा, कटेगा। क्या ऐसा कोई और है? वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी पक्षांतर होने पर विपरीत चिन्ह का होना है, ये भी कट हो जाएगा। क्या ऐसा कोई और है? ध्यान से देखिए, 9। क्या ऐसा कोई और है? अक्सर बच्चे 6x को 6x से काट देते हैं। क्या इन दोनों के चिन्ह समान हैं? नहीं, विपरीत हैं। और जैसे ये एक पक्ष में आएंगे तो समान चिन्ह के हो जाएंगे, इसलिए काटना नहीं है। ठीक है, जो कटने लायक थे वो सारे काट दिए। अब करो, x और y के पद एक तरफ करने, संख्याओं के पद दूसरी तरफ करने। तो x का पद -6x पहले से है, उधर से 6x आएगा तो -6x। y के पदों में -12y ऑलरेडी है, उधर से 8y आएगा तो बदल जाएगा प्लस में। और संख्याओं के पदों में पहले से कौन है? इधर 16 और इधर से 36 जाएगा तो -36। चिन्ह समान है, जुड़ के हो गए -12x, -12 प्लस 8 का मान हो जाएगा -4y, 16 में से 36 को घटाएंगे तो -20। तो ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण बना है बच्चों। और तीसरे टॉपिक में हमने इस बात को पढ़ रखा है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण को मानक रूप में, व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। अगर इन सभी पदों में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है तो भाग लगा के उसे सरलतम रूप में प्राप्त करेंगे। तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर। पहले पद का निशान माइनस है तो सभी के चिन्ह भी आपको बदलने पड़ेंगे, और 4 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है। तो पहले तो मैं चिन्ह बदल देता हूँ। तो चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। और जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 1 बार और 20 में जाएगा 5 बार। तो x और y में संबंध का एक समीकरण आपको मिलेगा 3x + y = 5। ठीक है, संबंध ज्ञात करने का मतलब x और y में रिलेशन पता करना। समझ आ गई बात सभी को? तो समदूरस्थ का प्रश्न आते ही आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है और दो रेखाखंडों को बराबर लिखना है दूरी सूत्र के प्रयोग से। चले आगे। चलिए, पांचवा प्रश्न है, यदि a और b क्रमशः a और b के निर्देशांक दे रखे हैं, p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि AP = 3/7 AB हो। अब यहाँ तक जब हमने इस प्रश्न को पढ़ा तब हमें ये तय नहीं कर पाए हम कि ये दूरी का प्रश्न है या विभाजन का प्रश्न है, लेकिन जैसे ही आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का प्रश्न है। P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो रेखाखंड AB पर कौन स्थित है? P। कहीं भी स्थित कर दो इसको, और पर स्थित होने का मतलब ये विभाजन का प्रश्न हो गया। चलिए और शब्द ढूंढिए। A के निर्देशांक -2, -2, B के निर्देशांक 2, -4 और P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। और हम जानते हैं P के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? x, y के रूप में नहीं है। इसके अलावा हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? m1 और m2। और आप देख रहे हैं m1 और m2 नहीं है। तो अगर किसी तरह से हमें m1 और m2 मिल जाए तो हम x और y के मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे सूत्र के माध्यम से। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि m1 और m2 कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद में आप p के निर्देशांक सूत्र लगाकर खुद करेंगे। इसके लिए आपको एक रिलेशन दे रखा है, और वो क्या है?
AP बराबर 3/7 AB, यही दिया हुआ है। एक बात बताओ बच्चों, आपको M1 अनुपात M2 ही चाहिए? कौन है M1 रेखाखंड? AP, और M2 का मतलब PB, मतलब हमें AP और PB का अनुपात चाहिए, वही हमारा M1 अनुपात M2 रहेगा। तो वो मिलेगा आपको इस रिलेशन से। और कैसे? आप देख रहे हैं AB दो भागों में बटा हुआ है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? AP प्लस PB। सबसे पहले AB को दो भागों में बांटना है और फिर करवाना है सब वज्र गुणा, तिरछा गुणा। इस AP का हरणीय तो हम क्या मानेंगे? 1। 7 को तो गुणा करना AP से, तो क्या हो जाएगा? 7 AP, और 3 एकम 3, इस पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो यही गुणनफल रहेगा, 3 इंटू AP प्लस PB। ब्रैकेट ओपन करो, 3 AP प्लस 3 PB। ठीक है, अब क्या करना है? AP के पद एक तरफ करने और PB के पद दूसरी तरफ रखने हैं। तो 7 AP ऑलरेडी इधर है, 3 AP इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और 3 PB पहले से है उधर। 7 AP में से 3 AP को घटाएंगे तो 4 AP बराबर 3 PB। तो सिर्फ AP का मान गया, AP बटा PB के रूप में लाइए इनको, 3 पहले से है, 4 उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा। तो AP और PB का अनुपात कितना आ गया? 3:4। इसका मतलब M1 अनुपात M2 मिल गया है 3:4। क्या अब आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, अब तो हो जाएंगे। दोनों सूत्र लगाने पड़ेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन y1 प्लस y2, M1 प्लस M2। ठीक है, तो इन सूत्रों के माध्यम से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि P रेखाखंड AB पर स्थित है, इसका मतलब वो अंतःविभाजन का प्रश्न है, और आपका टारगेट रहना चाहिए इन दोनों के बीच का अनुपात पहले पता करें, और अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें ये रिलेशन यूज करना होगा। ओके।